बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। MTH 401 डिफरेंशियल इक्वेशन असाइनमेंट नंबर 1 आ चुकी है। बेसिकली ये 30 नंबर की असाइनमेंट है, उसको आपने बड़े ध्यान के साथ तसल्ली के साथ बनाना है। इस असाइनमेंट के अंदर 4 क्वेश्चन हैं, आपने चारों क्वेश्चन को सॉल्व आउट करना है ये। और सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 में आपको कहा गया है, अच्छा जो MTH 401 है ना डिफरेंशियल इक्वेशन, इसमें लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 22 तक मैं कोशिश कर रही थी इसके लेक्चर बना पाऊँ, लेकिन टाइम नहीं मैनेज हो रहा। इसमें सारे डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है। सारे डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं, आपने उन्हीं को डील करना सीखा है कि कैसे, अगर आपका पेपर इसका आता है ना मिड का, तो आपको पता होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कि किस तरह की इक्वेशन है और कैसे सॉल्व होगी। सिंपली हर लेक्चर के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं स्टेटमेंट है उसको डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट करना है, कहीं डिफरेंशियल इक्वेशन सीधी फॉर्म में गिवन है, ठीक है, कहीं हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, कहीं फर्स्ट ऑर्डर है, कहीं पे होमोजेनियस है, कहीं नॉन होमोजेनियस है, कहीं लीनियर है, ठीक है। तो सारी आपने चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है, उसकी डिफरेंशियल इक्वेशन को समझना है और उसको फिर कैसे सॉल्व करना है, इसके डिफरेंट मेथड आपने लेक्चर 1 से 22 के अंदर तक पढ़े हुए हैं। तो आपने अगर तक अभी अभी तक नहीं किए है तो आप उनको करें। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर भी आपको यही क्वेश्चन है कि आपके पास ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, ठीक है, ये दी गई है। आप बताएँ कि ये ओपन है, क्लोज़ है, और आपने ना बेसिकली पार्शियल डेरिवेटिव के अकॉर्डिंग देख के बताना है, सॉल्व करके, ठीक है, मैथ में। अच्छा, इसमें एग्ज़ैक्ट है, सेपरेबल है, होमोजेनियस है या लीनियर है। तो ये पूछ रहे हैं कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको मैथमेटिकली सॉल्व करके बताएँगे कि एग्ज़ैक्ट है, सेपरेबल है, होमोजेनियस है या फिर लीनियर है। तो ये बेसिकली आप जो भी कैलकुलेशन करोगे ना उसके आंसर्स को देखने के बाद आपको आइडिया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्या क्या कह रहे हैं कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इसको सॉल्व आउट करना है। यहाँ पे क्या कहा गया है, यूजिंग द मोस्ट एप्रोप्रिएट मेथड, आइडेंटिफाई द मेथड क्लियरली। अच्छा, यूज यूज योर चोजन मेथड शुड बी जस्टिफाइड बेस्ड ऑन स्ट्रक्चर ऑफ द इक्वेशन। अच्छा, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, आपको ये बता नहीं रहे कि कौन सा मेथड यूज़ करना है। मैंने आपको बताया है लेक्चर 1 से लेक्चर 22 तक डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है, डिफरेंट मेथड हैं। अब वो उसके लिए इसकी ना इक्वेशन को देखना है, समझना है, उसके अकॉर्डिंग बताना है कि इसमें कौन-सा मेथड यूज़ होगा। तो कह रहे हैं कि आपको हम नहीं बता रहे कि आपने कौन-सा मेथड यूज़ करना है। हम आपको जस्ट ये कह रहे हैं कि आपने इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखना है और देखने के बाद बताना है कि जितने आपने मेथड 1 से 22 के अंदर पढ़े हैं, ठीक है, उनमें से कौन-सा मेथड सूटेबल होगा इसको करने के लिए। उसके बाद ये कुछ हिंट दी गई है कि इट मे रिक्वायर होमोजेनियस, एग्जैक्ट है या बर्नौली स्ट्रक्चर होगा, ठीक है, बिफोर डिसाइडिंग। क्वेश्चन नंबर 3, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस डीके एट द रेट ऑफ, इसमें ना एक स्टेटमेंट गिवन है, आपने स्टेटमेंट की पहले डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है, देन आपने सॉल्व आउट करना है। और यहाँ पे आपको कहा गया है कि आपने 80 लेना है, ठीक है, सॉल्व करने के लिए 80 लिखना है इसको। उसके बाद आपने बताना है, डिस्क्राइब करना है, ठीक है, डिस्क्राइब का मतलब होता है बयान करना है, एक रियल लाइफ एप्लीकेशन बतानी है फर्स्ट ऑर्डर नॉन लीनियर इक्वेशन की। उसके बाद आपने बताना है कि ये जो इक्वेशंस हैं, ठीक है, ये कैसे मॉडल होती हैं, बायोलॉजी, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और पॉपुलेशन डायनामिक के अंदर, ठीक है, हाउ सच इक्वेशन मॉडल फिनोमिना इन, ठीक है, कैसे मॉडल की जाती है इनके अंदर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 में भी डिफरेंशियल इक्वेशन है, तो बता दिया है कि लेक्चर 1 से 22 के अंदर डिफरेंशियल इक्वेशन ही होंगी। तो आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम के साथ किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व आउट करना आ जाएगा इस बुक को पढ़ने के बाद। अच्छा, ये आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है, लेकिन ये हायर ऑर्डर है। कि देखिए यहाँ से पता चल गया कि इसका ऑर्डर 1 से ज़्यादा है, तो ये हायर ऑर्डर है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि हायर ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है और आपने क्या करना है, काशी आइलर इक्वेशन, ठीक है, बाय रिकॉग्नाइजिंग इट एज अ काशी आइलर इक्वेशन अप्लाइंग द सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन आपने लगानी है, तो सब्स्टिट्यूशन में आपने ये चीज़ लेनी है, इन्होंने एक चॉइस दे दी है। अच्छा जी, इसमें आपने क्या करना है, एंड एक्सप्लेन द मेथड यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट अ सेकंड लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन व्हेन वन सॉल्यूशन ऑफ सेकंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में ना आपको पहले चेक करना था कि इसका सॉल्यूशन किस तरह का है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ये एग्जैक्ट है, फिर आप चेक करेंगे सेपरेबल है, फिर आप चेक करोगे होमोजीनियस है या लीनियर है, ठीक है, 3 चीज़ें चेक करनी है। तो एग्जैक्ट को चेक करने के लिए सबसे पहले जो आपके पास इक्वेशन होती है ना, जो dx वाली साइड होती है फर्स्ट, उसको आप कहते हो m, और उसके अंदर जो वेरिएबल यूज़ होते हैं वो लिखते हो। तो यहाँ पे एक्स वाई यूज़ हो रहा है, तो आप लिखोगे एम एक्स कॉमा वाई, और जो दूसरी साइड है एक्स क्यूब माइनस वाई डी वाई, ठीक है, इसको आप कहते हो एन डी वाई, और एन के अंदर वेरिएबल वही यूज़ होंगे जो एक्स वाई में यूज़ हो रहे हैं, तो एन एक्स वाई, ठीक है। तो आपने इसको एम एक्स वाई का नाम दे दिया, इस वाले पोर्शन को एन एक्स वाई का नाम दे दिया।
अब आपने सिंपली क्या किया, यहाँ पे इसका डेरिवेटिव लेना है। अगर एम एक्स वाई का डेरिवेटिव वाई के लॉन्ग और एन एक्स एक्स वाई का डेरिवेटिव एक्स के लॉन्ग आपके पास सेम आ जाए तो आप कहते हो कि ये एग्जैक्ट है। ठीक है, ये जैसे कि यहाँ पे एंड पे किया गया है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमने एम एक्स वाई को पिक किया। अब यहाँ से हमने क्या किया, सिंपली हमने यहाँ से कॉमन ले लिया। इस यहाँ से हमने वाई को कॉमन ले लिया, दोनों साइड पे वाई था, तो हमारे पास इक्वेशन बन गई वाई 3x² - 1। अब हमने y के लॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव लेना है, तो जब y के लॉन्ग पार्शियल डेरिवेटिव लेते हैं ना, तो y का डेरिवेटिव होता है 1 और 3x² - 1 एज इट इज़ आ जाएगा, तो 1 बाहर कॉमन आएगा, तो बेसिकली ये 3x² - 1 ही आ जाएगा। अब आपने n अब आपने पार्शियल n बाय पार्शियल x लेना है। अब आपने n के लॉन्ग डेरिवेटिव लेना है, यानी कि एन एक्स वाई वाले फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है। तो उसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास x³ - x का पार्शियल बाय पार्शियल y पार्शियल बाय पार्शियल x आपके पास आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे पार्शियल वाई बाय मिस्टेक लिखने गया था, इसको मैंने करेक्ट किया, पार्शियल बाय पार्शियल एक्स निकाल दी। ठीक है, तो आपके पास 3x² - 1 आंसर आ जाएगा। अब आपने कंपेयर किया पार्शियल एम बाय पार्शियल वाई और पार्शियल एन बाय जो पार्शियल एक्स था, दोनों के आंसर सेम थे। इट्स मीन कि ये इक्वल हैं, इस वजह से ये एग्जैक्ट है। अच्छा, अब हमने चेक करना है कि ये सेपरेबल हैं या नहीं। तो ये सेपरेबल के लिए आपके पास ना सेपरेबल के लिए ना आपके पास ना इस तरह की फॉर्म होती है, dy/dx इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स जी एफ वाई। तो हमने फंक्शन को ना, जो क्वेश्चन है उसको इस फॉर्म में लाना है। तो ये मैंने क्वेश्चन को इस फॉर्म में लाया है, dy/dx इज इक्वल टू 3x² - y डिवाइड बाई x² - x। अब यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट पूछेंगे ये कैसे किया है, तो ये मैंने इक्वेशन को सेट किया है, फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई से किया है, थोड़ा स्टेप डायरेक्ट कर दिया है। ये मैं स्क्रीन पे बल्कि मेंशन कर रही हूँ, आपने ये स्टेप लिखने हैं तो लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट लिख लें, क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा लेंथी असाइनमेंट नहीं लिखनी थी, कोशिश थी कम पेजेस पे बने, तो इसलिए मैंने ये डायरेक्ट किया। तो यहाँ पे 3x² y - y डिवाइड बाई x³ - x को मैंने इस तरीके से, जो साइड पे मेंशन है, इस तरीके से मैंने लाया है। अब ये dy/dx आपके पास आ जाएगा। अब यहाँ से आपने y को कॉमन ले लेना है। सेपरेबल में ना बेसिकली y को एक साइड पे करना होता है, उसके डेरिवेटिव को x को एक साइड पे। तो मैंने देखा कि इस साइड पे हमारे पास ना dx वाली साइड पे y था, मल्टीप्लाई हो रहा था, तो हम y को dy की साइड पे ले आएंगे तो 1/y dy हो जाएगा और राइट हैंड साइड एज इट इज़ रहेगी। तो ये देखिए आपके पास x वाला पोर्शन अलग हो गया, y वाला अलग हो गया, यानी कि सेपरेट हो गया, यानी कि ये आपके पास सेपरेबल इक्वेशन है। तो आपने लिखना है यस इट इज़ सेपरेबल। अब आपने चेक करना है कि ये लीनियर है या फिर होमोजीनियस है। ठीक है, दोनों में से एक होगी। तो सबसे पहले हमने देखा ना, लीनियर फॉर्म की स्टैंडर्ड फॉर्म लिखी, तो ये होती है dy/dx प्लस pxy इक्वल टू qxy। तो वो जो क्वेश्चन था ना आपके पास, ये इस तरह की फॉर्म में था। तो आपने देखा कि ये लीनियर की स्टैंडर्ड फॉर्म बन रही है, तो qx आपके पास बेसिकली 0 बन रहा है और ये वाला पोर्शन आपके पास pxy बन रहा है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपने सेम यही चीज़ चेक करनी है कि आपके पास जो इक्वेशन गिवन है, ठीक है, वो होमोजीनियस है, एग्जैक्ट है या बर्नौली स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो बेसिकली आपने सबसे पहले होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए आपने क्या किया, हाइडिंग दी दिस इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अच्छा, कैसे पता चल रहा है? होमोजीनियस का मतलब होता है कि जो कांस्टेंट टर्म है वो जीरो होती हैं। यहाँ पे देखिए डी वाई वाली टर्म है एक, एक डी एक्स वाली है, यानी कि कुछ भी अकेला नहीं है। कोई भी गिनती का नंबर या वेरिएबल अगर अकेला हो ना, जिसके साथ डी एक्स डी वाई ना हो, तो वो होमोजीनियस की कैटेगरी में आ जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए, अगर डी वाई है एक साइड पे डी एक्स है, तो कोई भी टर्म डी एक्स वाई के ठीक है बगैर नहीं है, इसलिए ये होमोजीनियस है। इसी तरीके से आपने dy/dx को आपने स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लिया। अब आपके पास ये एक फार्मूला होता है, ये आपने लेक्चर के अंदर पढ़ा हुआ है कि v इज़ इक्वल टू y/x है, यहाँ से y की वैल्यू निकालते हो और आपके पास इस तरह से dy/dx इक्वल टू v प्लस x dv/dx, ठीक है, ये फॉर्म बनती है। अब यहाँ से आपने इस फॉर्म के अंदर आप एलसीएम लेते हो, एलसीएम लेने के बाद ये फॉर्म आती है, तो आप y की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हो, तो आंसर vx की फॉर्म में होता है। जैसे कि यहाँ पे आ गया dy/dx इज इक्वल टू दिस वन, तो यहाँ पे आप y वाले पोर्शन को इला कर लेते हो, v वाले को इला कर लेते एक्स वाले को इलाका लेते हो, वी वाले को इलाका लेते हो, तो ये सेपरेट हो जाती है बेसिकली। तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी इस तरीके से। अब आपने ना इसकी इंटीग्रेशन करनी है, दोनों साइड पे इसको इंटीग्रेट करोगे। इंटीग्रेट करने के बाद आपके पास 1/x डी प्लस 1 था, तो इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx आ जाएगा। इंटीग्रेशन करने के बाद ये आंसर आ जाएगा इस तरीके से। बेसिकली 1 कोई चीज़ हो ना, तो वो लॉग नेचर की फॉर्म में उसकी इंटीग्रेशन होती है, तो लॉग नेचर v प्लस वी इज इक्वल टू लॉग नेचर एक्स प्लस सी आ जाएगा। अब आप v वाली वैल्यू v इक्वल टू y/x उसको सब्स्टिट्यूट करोगे, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा और सी आपके पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, ये आपको पता होता है। तो ये बेसिकली सॉल्व आउट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी आपको एक फॉर्म गिवन है, इंग्लिश की स्टेटमेंट गिवन है, पहले आपने इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले लिखा हुआ है रेडियो एक्टिविटी सब्सटेंस डिके एट द रेट। रेट का मतलब होता है डेरिवेटिव, रेट ऑफ चेंज जब भी आ जाता है तो वो डेरिवेटिव होती है, कैलकुलस होती है।
रेट ऑफ चेंज ही बेसिकली कैलकुलेट। तो यहाँ पे रेट ऑफ चेंज ऑफ अमाउंट, ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहे हैं, सब बेसिकली रेडियो एक्टिव सब्सटेंस टाइम के साथ चेंज होता है तो डी बाई डी टी होगा। तो रेडियो एक्टिव को ए का ना ए दे दिया। अब यहाँ पे क्या कह रहे हैं, प्रोपोर्शनल है, डी ए बाई डी टी अल्फा इज ठीक है, इज प्रोपोर्शनल टू अमाउंट प्रेजेंट। तो इसमें कह रहे हैं कि जो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ए है ना, वो रेट है, यानी कि डी ए बाई डी टी है, तो वो प्रोपोर्शनल है किसके, अमाउंट प्रेजेंट के। तो यहाँ पे -a आ रहे हैं, डीके हो रहा है, तो डी ए बाई डी टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -a। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ख़त्म करते हैं तो वो इक्वालिटी में कन्वर्ट करते हैं तो के आ जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट कोई भी ले लेते हैं, हमने के ले लिया तो माइनस के ए आ जाएगा। तो के कह रहे हैं कि वो क्या होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, यानी कि प्लस वाला कोई नंबर होगा गिनती का। तो अब आपने देखा कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो सेपरेबल है, डी ए बाई डी टी इक्वल टू माइनस के ए है। तो हम इस तरीके से इनको ना सेपरेट कर लेंगे, तो ये आपके पास फॉर्म बन जाएगी। अब आपने देखा कि यहाँ पे डी ए है, तो डेरिवेटिव को ख़त्म करने के लिए इंटीग्रेशन लेंगे। इंटीग्रेशन लेने से डेरिवेटिव खत्म हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा लॉग नेचर ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस सी। अब आपके पास ए की वैल्यू आ जाएगी ई की पावर माइनस के टी प्लस सी। बेसिकली ये जो लिखी है टर्म ये आ जाएगी, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। अब अपने इनिशियल कंडीशन अगर यूज़ करनी है तो कर सकते हैं। यहाँ पे हमने सिंपली टी की जगह पे ना टाइम 0 रखा है, इनिशियल कंडीशन स्टार्ट। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में आपने एक एग्जांपल देनी थी और इस एग्जांपल के अंदर हमने डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू आर पी वन माइनस पी वन, ठीक है, ये लॉजिस्टिक मॉडल फॉर पॉपुलेशन के लिए लिखा। उसमें मैंने शो करवाया कि पी टी क्या है, आर क्या है, के क्या है। अब यहाँ पे पी वन माइनस पी बाई के वाला पोर्शन उठा लेंगे और हम लेट करते हैं कि जो पी है वो बेसिकली क्या है, इनिशियल ग्रोथ उसकी क्या है, के से कम हो रही है। तो पी लेस देन के आ जाएगा, तो 1 माइनस पी बाई के जो होगा वो अप्रोक्सीमेटली 1 के इक्वल होगा। तो जब हम पी को के इम्प्लाइज़ करेंगे ना कि पी जो है के को अप्रोच कर रहा है, तो पी की जगह पे के पुट करेंगे तो के बाई के आपके पास सेम हो जाएगा। तो 1 माइनस पी बाई के है, तो 1 माइनस के बाई के आपके पास 1 हो कट जाएगा, तो आपके पास ये 1 माइनस 1 0 हो जाएगा। तो ये कह रहे हैं कि 1 माइनस पी बाई के जब पी के को अप्रोच करेगा तो 1 माइनस पी बाई के 0 को अप्रोच करेगा। ये साइड पे मैंने मेंशन कर दिया है। तो इसका मतलब है कि जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन होगा टिल 0 तक। सेम क्वेश्चन नंबर 4 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है जिसका ऑर्डर हायर है, यानी कि 1 से ज़्यादा है, ऑर्डर 2 है और आपने इसको सॉल्व आउट करना है। कुछ कंडीशन गिवन हैं। अच्छा, इसमें सबसे पहले हमने ना इक्वेशन को लिखा, ये इसकी कॉची की आयलर की जनरल इक्वेशन है, इसको हमने कंपेयर किया इसके साथ। और आपको पता है वाई डैश का ये फार्मूला होता है डेरिवेटिव का, ये डबल डेरिवेटिव का डबल डेरिवेटिव का फार्मूला पुट किया। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास y भी निकल आया, डबल डेरिवेटिव भी निकल आया, हमने इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आएगा एक्स की पावर m है। और यहाँ पे आपके पास ये आ जाएगा एम स्क्र माइनस 4m प्लस 4 इक्वल टू 0। तो एक्स एम इक्वल टू 0 करेंगे और दूसरी एक्स एम और एक्स स्क्र माइनस 4m प्लस 4 से एक आपके पास इक्वेशन बन जाएगी। इक्वल टू 0 सेट करेंगे, यहाँ से रूट निकालेंगे, ये फार्मूला यूज़ किया है ए स्क्र माइनस 2ab प्लस बी स्क्र इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्र, ठीक है, ये फार्मूला यूज़ किया है। तो m माइनस 2 का स्क्र इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास m की वैल्यू 2 निकल आएगी। तो आपके पास यहाँ पे m2 आ गया है, तो बेसिकली आपके पास x जो है y1 आपके पास किसके इक्वल आया था, आपके पास x की पावर m था, तो m2 है तो y1 आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर। अब y2 निकालना है, तो y2 के लिए आपके पास था y1 लॉग नेचर ऑफ x, तो y2 आपके पास आ जाएगा y1 x स्क्वायर लॉग नेचर ऑफ x। तो y1 y2 निकल आया, तो जनरल सोल्यूशन लिखने का तरीका होता है c1 y1 प्लस c2 y2। तो यहाँ पे y ऑफ x इक्वल टू c1 एज इट इज़ रहेगा। अगर मज़ीद कंडीशंस हों तो c1 c2 भी निकल आता है। लेकिन बीएस लेवल पे एमटीएच 401 के अंदर C1 C2 नहीं निकालते, बस C1 C2 एज इट इज़ लिख देते हैं। तो आप C1 के साथ Y1 वाली इक्वेशन प्लस C2 के साथ Y2 वाली इक्वेशन निकालते हैं। उसको बेसिकली कहते हैं जनरल सॉल्यूशन। डिफरेंशियल इक्वेशन के दो सॉल्यूशन होते हैं, एक जनरल एक पार्टिकुलर। अब आपके पास डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस हो तो जस्ट जनरल होता है। तो ये सारी जो भी आपने एग्जांपल्स की ये बेसिकली होमोजीनियस थी, इस वजह से पार्टिकुलर नहीं निकलेगा, इसका जस्ट जनरल होगा। तो C1 और Y1 की वैल्यू x की और Y2 की वैल्यू C2 x के लॉग नेचर x आ जाएगा। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा, इसका सॉल्यूशन है। असाइनमेंट से रिलेटेड कोई भी इश्यू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको प्रॉपर गाइड करूँगी। इसका 100% करेक्ट सॉल्यूशन है।